हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सीटेट और केवीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हमें ये बताना है ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है, मीन्स कि ब्लूप्रिंट ऐसा क्या चीज है कि हम उसमें ब्लूप्रिंट का यूज करते हैं। परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता और परीक्षण निर्माण। तो ब्लूप्रिंट का हम कभी भी कोई पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर जब बनाते हैं हम, तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट कहने का मीन्स कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चंस लेने हैं, किस टॉपिक पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देने हैं। तो इन सब का हम पहले पेपर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षण निर्माण। जब भी हम परीक्षण निर्माण के लिए परीक्षण निर्माण करते हैं, मीन्स कि पेपर अगर कोई क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उससे पहले उसका हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था। हमें ये बताना है कि विकास का स्टेजेस, डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए गए हैं, तो इसमें से पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था। तो स्किनर, कोहलर, पियाजे और ब्रूनर। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में होता है। मैं वो चारों स्टेजेस लिख देती हूँ। फर्स्ट उन्होंने बताया सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, तो हम इंग्लिश नाम ही याद करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन, मीन्स की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस हमें पियाजे ने दिया है। डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस इन्होंने बताया है। पहला जो सेंसरी मोटर होता है वो 0 से 2 इयर्स के बीच होता है, मीन्स कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके और 2 इयर्स तक। प्री ऑपरेशनल जो होता है वो 2 से 7 साल तक के बीच में होता है। ऑपरेशनल जो होता है ये 7 से 11 साल के बीच में होता है। एंड जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है ये 11 से 15 साल के बीच में होता है। पियाजे ने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, सेंसरी मोटर स्किल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके ईयर्स ये दिए हुए 0 से 2 इयर्स, 2 से 7 इयर्स, 7 से 11 इयर्स एंड 11 to 15 इयर्स।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सैसवा काल का समय है, हमें ये बताना है जो सैसवा काल का पीरियड होता है वो कौन सा होता है। जैसे कि इन्फेंसी पीरियड, हम इसे इन्फेंसी भी कहते हैं, तो इन्फेंसी कब से कब तक होता है? 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जो डेवलपमेंट स्टेजेस में होते हैं, एक जैसे कि पहले प्री नेटल पीरियड होता है, इन्फेंसी होता है, चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस होता है। तो ये स्टेजेस में होते हैं। तो इसमें सबसे जो इन्फेंसी होता है वो 0 से 2 साल तक होता है। मैं वो स्टेजेस भी लिख देती हूँ। पहला होता है प्री नेटल पीरियड, इसे हम गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद होता है इन्फेंसी, शैशवावस्था। इसके बाद होता है चाइल्डहुड, एंड नेक्स्ट होता है एडोलसेंस। एडोलसेंस उसे हम मान लेंगे। तो ये जो प्री नाइटल पीरियड होता है ये सबको पता है 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ 10 डेज या 40 वीक्स हम इसको ले लेते हैं। जो इन्फेंसी होता है वो जन्म से 2 साल तक होता है। इन्फेंसी जन्म से 2 साल तक होता है। और जो चाइल्डहुड होता है वो 2 से 12 साल तक होता है। चाइल्डहुड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। एंड एडोलेसेंस जो होता है वो 12 to 17 ईयर्स होता है। लेकिन WHO के अनुसार एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो 10 to 17 ईयर्स, मीन्स कि जो 10 ईयर्स के बच्चे हो जाते हैं 10 ईयर्स के बाद हम उसे एडोलेसेंस करने लगते हैं। ये WHO के अनुसार होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये सारे स्टेजेस, मीन्स कि एडोलेसेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एडोलेसेंस का पीरियड कहीं 10 से 17 ईयर्स दिया जाता है, कहीं 12 से 17 ईयर्स दिया जाता है। तो ये क्या है? प्री नेटल पीरियड गर्भावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एंड एडोलेसेंस किशोरावस्था। ये पीरियड्स दिए हुए हैं। इसमें पूछा है सैसव काल का समय कौन सा होता है, तो जन्म से 2 वर्ष, ये सैसव काल इन्फेंसी, इन्फेंसी का पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष यानी कि 0 से 2 ईयर्स तक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न, वर्नन, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक। तो अलग अलग लोगों ने बुद्धि के अलग अलग कारक बताया कि बुद्धि एक प्रकार का होता है, बुद्धि 2 प्रकार का होता है। किसी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का। तो हमें ये बताना है कि द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत इसमें से स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने ये बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। उन्होंने इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर बताए थे, एक जनरल फैक्टर एंड सेकंड स्पेशल फैक्टर। इनकी थ्योरी को हम GNS फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। जो इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है इसे GS फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी भी हम कहते हैं। जनरल मीन्स कि इन्होंने ये बताया कि सारे ही मनुष्य में 2 तरह की बुद्धि होती है। एक सामान्य बुद्धि होती है जो कि सबके पास होती है, एक स्पेसिफिक होती है, मीन्स कि किसी एक फील्ड में वो बालक या फिर वो इंसान अच्छा होता है। जैसे कि या तो कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। तो इस लेवल इस तरह ने इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया, द्विकारक बुद्धि। GNS फैक्टर इन्होंने दिया, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? इसमें पूछा है, थॉर्नडाइक ने लर्निंग थ्योरी दी है। थॉर्नडाइक ने ये बताया है कि लर्निंग कुछ नियम बताए हैं उन्होंने, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बताए हैं। प्राइमरी लॉ होते हैं 3 तरह के। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। उन्होंने जो लर्निंग थ्योरी दी है उसमें उन्होंने बताया कि लर्निंग प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो होता है वो 3 तरह का होता है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो उनका जो लर्निंग थ्योरी नहीं है, मीन्स कि अधिगम का मुख्य नियम उन्होंने बताया जो वो 3 तरह के बताया कि 3 तरह से अधिगम हो सकता है। पहले, किसी भी इंसान को सीखने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आप अंदर से सीखने के लिए इच्छुक हैं तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं तत्परता का नियम।
अभ्यास का नियम मीन्स कि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उसकी अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम उसे सीख सकेंगे, तो इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। एंड प्रभाव का नियम, किसी भी चीज का जब कोई अच्छा प्रभाव होगा हम पे तभी हम उस चीज को सीखना चाहेंगे, तो ये होता है प्रभाव का नियम। तो उन्होंने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग तीन तरह के बताए कि प्राइमरी लॉ सीखने के प्राइमरी लॉ प्राथमिक लॉ होते हैं तीन तरह के। तो इसमें से पूछा है कौन सा उनका दिया हुआ नियम नहीं है, तो उनका नियम अभिवृत्ति का नियम उन्होंने नहीं दिया है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम कभी सीटेट या कीवी स्किल जाते हैं तो। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग टीचर्स के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम क्लासरूम में जाके माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग टीचर करता है और टीचर्स का ही कुछ ग्रुप बनता है, वो उन्हें जैसे कि हम क्लासरूम में कैसे जाके पढ़ाएंगे, तो उसका एक डेमो टाइप का क्लास होता है, तो उसमें हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो उसके सोपान होते हैं, मीन्स कि उसके स्टेजेस होते हैं कि कितने तरह के कितने स्टेजेस होते हैं उसके, तो वो मैं आपको लिख देती हूँ। उसका प्रथम सोपान जो होता है वो पाठ योजना। पहले हम क्या करते हैं? पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान जिसे हम कहते हैं। पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं, मीन्स कि हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं। उसके बाद हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कि फीडबैक मिलता है, जैसे कि जो भी हमारा टीचिंग देख रहा है वो हमें फीडबैक देता है, तो उसके बाद हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक। उसके बाद फीडबैक बाद हम फिर पुनः पाठ योजना करते हैं। फीडबैक अगर अच्छा मिला तो हम दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका पाठ योजना बनाएंगे, या फिर अगर फीडबैक में अच्छा नहीं मिला तो हम दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, पुनः पाठ योजना बनाते हैं। फिर क्या होता है? पुनः हम सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं। उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है, हमें फीडबैक मिलता है। ऐसे ही ये प्रोसेस साइकिल की तरह चलता रहता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अंतिम सोपान पूछा है इसमें, तो अंतिम सोपान हमारा ये होता है पुनः प्रतिपुष्टि। फीडबैक जब हमें मिलता है तो हमारा अंतिम सोपान होता है। तो लास्ट स्टेज ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हमें ये बताना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, मैंने बताया ना बुद्धि के अलग अलग लोगों ने सिद्धांत दिए। किसी ने कहा कि बुद्धि एक तरह की होती है, किसी ने कहा दो तरह की होती है, किसी ने कहा ट्रायर्किक थ्योरी भी दिया गया है, बुद्धि तीन तरह की होती है, किसी ने कहा बहुबुद्धि मीन्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, एक इंसान में बहुत सारे इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। तो जो हमें बताना है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि हमारी 8 तरह की होती हैं। वो मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है, आगे मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि बुद्धि 8 तरह की होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, गलत वाक्य को चुने। इसमें हमें गलत वाक्य को चुनना है, इसमें से कौन सा वाक्य गलत है? छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसा वो चाहते हैं वैसा अगर वातावरण होगा तो उसमें छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी सही है। लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को सीखने का। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। प्लेइंग मेथड भी सबसे अच्छा मेथड होता है टीचिंग का या फिर लर्निंग का, खेल खेल में सीखना। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। छात्र कभी भी नियंत्रित वातावरण में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो नहीं सीख सकता, जैसे कि उनको एकदम कंट्रोल करके रखा जाए कि आपको आवाज नहीं करनी है, चुपचाप बैठना है क्लास में, तो छात्र वैसे सीख नहीं पाएंगे, वो डर के बैठे रहते हैं, तो वो वैसे वो नहीं सीख सकते हैं। तो इसमें हमें बताना था कि सबसे गलत कौन सा है, तो गलत यही है कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो एक लाइन दिया हुआ है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। मीन्स कि विकास क्या है? कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें ये लिखा है। तो ये किसका सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत है ये। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी समाप्त नहीं होने वाली। डेवलपमेंट कभी भी समाप्त नहीं होती है। फ्रॉम वूम टू टूम चलती है, मीन्स की गर्भ से लेकर और कब्र तक विकास चलती रहती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ये कभी समाप्त नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हमें छात्र अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। तो कभी भी अगर क्लासरूम में अगर एक स्टूडेंट या फिर एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो हमें प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसे हमें शांत करना चाहिए। मीन्स कि अगर बच्चे को कोई डाउट है तो उसे हमें बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको रोक देंगे या फिर अनुमति नहीं देंगे तो उसका जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर ही रह जाएगा। वो कभी खुल के हमसे बात भी नहीं कर पाएगा, या फिर डर के वजह से या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट होने की वजह से बच्चा अगर हमसे कुछ नहीं पूछ पाता है तो ये बच्चे के लिए बहुत ही बुरा होता है। बच्चे को कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, उसे एंकरेज करना चाहिए कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस है वो पूछे टीचर से। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रेरित करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। हमें ये बताना है वृद्धि किससे संबंधित है। वृद्धि मीन्स ग्रोथ। इसमें हमें ग्रोथ के बारे में बताना है। ग्रोथ किससे रिलेटेड है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो ग्रोथ कभी भी शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ग्रोथ वो होता है, वृद्धि वो होती है जिसे हम मापा जा सकता है, जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट हो गई, हमारी वेट हो गई, इसे हम मेजर कर सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा जो सामाजिक विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट हमारे अंदर हो रहा है, वो उसको हम किसी भी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते हैं। ना ही हम अपने नैतिक विकास को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम अपने भावात्मक यानी कि इमोशनल जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारे अंदर, कैसे इमोशंस हैं, उसको हम कैसे भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जो वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। वृद्धि किस चीज में होती है? हमारे शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, अगर हमारी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है वो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक है, मीन्स कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे आई साइट वीक है या फिर वो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, क्या करना चाहिए? हमें बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे का डायग्नोसिस करना चाहिए कि बच्चा कहाँ किस क्षेत्र में वो कमजोर है, क्या प्रॉब्लम है उसे, और उसको सजेस्ट करना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए या फिर हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमें वो करना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। मानव विकास का प्रारंभ होता है। हमें ये बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो जब भी विकास जो स्टार्ट होता है, मैंने पहले ही बताया, विकास गर्भ से कब्र तक चलती है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कहाँ से स्टार्ट होगा? गर्भावस्था से। जब बच्चा गर्भ में रहेगा तभी से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अगर किसी भी बालक के शिक्षा में अवरोधन आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अवरोधन का क्या तात्पर्य है? बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अगर कोई स्टूडेंट एक कक्षा में फेल हो जाता है और दोबारा वो उसी क्लास में रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी शिक्षा में क्या हो गया? अवरोधन हो गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रह जाना।
तो उसे हम क्या कहते हैं कि अवरोधन हो गया है। अगर कोई बच्चा एक क्लास में एक ही 2 साल तक रह जाए तो उसे हम कहते हैं अवरोधन हो जाना। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं। ड्रॉप आउट, बीच में ही अगर बालक कोई विद्यालय छोड़ देता है तो उसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितना ड्रॉप आउट रेशियो कम से कम हो हमारे कंट्री में, बालक बीच में कोई भी स्टूडेंट्स है तो वो बीच में विद्यालय छोड़ के ना जाए, और ये भी अवरोधन भी कम कम से कम हो हमारे विद्यालयों में। मीन्स कि कोई भी बच्चा एक क्लास में 2 साल तक ना रहे, मीन्स कि वो पास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एक स्टूडेंट है, वो जो टीचर होमवर्क देता है वो उसे कंप्लीट नहीं करता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको सुधारात्मक मीन्स कि उसको सुधार में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसमें सुधार हो। प्रधानाध्यापक की जानकारी लाना, खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगाना, उनकी अनियमितताओं को के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमित अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो जो भी कभी भी अगर बालक में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसका प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे को देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, मीन्स कि क्यों उसका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्यों वो होमवर्क करके नहीं ला रहा है, तो ना तो हम उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे, और ना ही उसको जो गेम पीरियड होता है उससे वंचित, गेम खेलने से वंचित कर देंगे, और ना ही उसको उसके माता पिता के पास, मीन्स कि हाँ उनके माता पिता के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे बच्चा क्यों नहीं होमवर्क करके ला रहा है, और उसके बाद उसे क्या करेंगे, मार्गदर्शन दिखाएंगे कि आखिर बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालक का अधिगम मीन्स कि जो लर्निंग बच्चा कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल प्रोग्रेसिव कब होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर भी बल होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। ये नेगेटिव वर्ड है, ये कभी भी हम आंसर नहीं टिक करेंगे। शिक्षक व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। तो हमें कोई भी स्टूडेंट का लर्निंग प्रोग्रेसिव कब होगा, अगर उसके तीनों ही पक्षों का विकास होगा, जब संज्ञानात्मक, भावात्मक और तथ्यात्मक डोमेन्स, ये जो डोमेन्स है लर्निंग के, साइकोलॉजिकल, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन, इमोशनल डोमेन, ये सारे ही डोमेन्स में अगर जब डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो बालक का जो लर्निंग होगा वो प्रोग्रेसिव होगा, प्रभावशाली होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, अभी मैंने आपको बताया सूक्ष्म शिक्षण में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, फिर सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं, मीन्स कि पढ़ाते हैं फिर उस चीज़ को, फिर हमें फीडबैक मिलता है, फिर उस चीज़ को अगर फीडबैक पॉजिटिव हुआ तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, और अगर फीडबैक नेगेटिव हुआ, फीडबैक अगर पॉजिटिव हुआ तो हम उसको फिर दूसरे ग्रुप्स को, मीन्स कि ग्रुप्स बने होते हैं कुछ, उस दूसरे ग्रुप को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव हुआ तो हम फिर री प्लान बनाते हैं, फिर हम लेसन प्लान दोबारा बनाते हैं, फिर हम री टीचिंग कराते हैं, दोबारा सूक्ष्म शिक्षण कराते हैं, एंड फिर री फीडबैक मिलता है हमें। तो ये स्टेप्स हो गए। तो इसमें पूछा है इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, हम लेसन प्लान पहले बनाते हैं, तो प्रथम पद उसका होता है पाठ योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। मैंने बताया थॉर्नडाइक ने प्राथमिक नियम दिए हैं, प्राइमरी लॉ दिए हैं 3, कौन कौन से, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, और अभ्यास का नियम, अभ्यास या प्रयास का नियम उसको कहते हैं, और प्रभाव का नियम। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है।
तो स्थानांतरण का जो नियम है ये थॉर्नडाइक का नहीं है। थॉर्नडाइक ने ऐसा कोई नियम नहीं दिया। उनका 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो साहचर्यात्मक कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है उनका। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर हमें ही कोई नई भाषा सीखनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे अगर हमें हिंदी सीखनी थी पहले, तो हमने पहले क्या स्टार्ट किया? अक्षरों को सीखना स्टार्ट किया, क ख ग। या फिर इंग्लिश से सीखना होता है तो पहले हम ABCD सीखते हैं, पहले हम लेटर्स सीखते हैं, अक्षरों को सीखते हैं। तो वाक्यों के निर्माण से डायरेक्ट हम वाक्य निर्माण नहीं करते हैं, शब्दों के निर्माण से ना ही हम डायरेक्ट शब्द निर्माण करते हैं। जब तक हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें शब्दों का भी ज्ञान नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से ही हम कोई भी नई भाषा को सीख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? हमें ये बताना है समावेशी कक्षा में किस तरह के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, इसका मतलब ये होता है एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें नो रिजेक्शन पॉलिसी होती है, मीन्स कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते एडमिशन देने के लिए। तो इसमें हर तरह के बालक शामिल होते हैं। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ऐसा नहीं है सिर्फ बहुभाषी मीन्स कि मल्टीलिंग्विस्टिक जो बच्चे होंगे या फिर जो प्रतिभाशाली होंगे वही शामिल होंगे। केवल विशिष्ट छात्र, ये भी गलत है। केवल सामान्य छात्र, ये भी गलत है। सामान्य और विशिष्ट दोनों ही तरह के छात्र, कोई सामान्य छात्र है वो भी और कोई विशिष्ट छात्र है वो भी समावेशी शिक्षा में शामिल होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के 20 क्वेश्चंस हमारे यहीं खत्म हुए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।